सब हाज़िरीन जलसा को खुशामदीद कहते हैं, अहलन व सहलन। जलसा मुनक़्क़िद किया गया है, ये आली जनाब मोहतरम मोहम्मद अली शब्बीर साहब का ब्रेन चाइल्ड है। कुछ दिन पहले मोहतरम फ़ोन फरमाए और बोले कि कृष्णन साहब का इंतकाल हुआ और कृष्णन साहब के खिदमात को हर कोई जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जुड़ा है इस तहरीक के, वो बख़ूब वाक़िफ़ है कि इनके क्या खिदमात रहे 4% के लिए। और फिर आगे बढ़ते हुए मोहतरम फरमाए कि अगर एतराफ़ खिदमात जो शख्स बेलौस काफ़ी अरसे तक जो है किया है, उनके जो है खिदमात को एतराफ़ करना हमारा फ़रीज़ा है, तो मौला साहब इससे बेहतर तजवीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि जब तक हम इंसान का शुक्र अदा नहीं कर सके, हम खुदा का, अल्लाह का क्या शुक्र अदा करेंगे। तो उसी ज़िमन में जो है ये आज जलसा मुनक़्क़िद किया गया और आपके हम मशकूर हैं, शुक्रगुज़ार हैं कि आपने तशरीफ़ लाए। इसमें शब्बीर साहब की एक कोशिश रही कि ये जो 4% का ये तहरीक जो चली और ये कारवान लोग जो जुड़ते गए इससे, तंजीमें जुड़ते गए इससे, और बड़ी तवील मुद्दत के बाद ये हमको अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ और होते जा रहा है। ज़फ़र जावेद साहब, सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार भी हूँ कि छोटी सी मुख्तसर दावत पर तकरीबन हैदराबाद के तालीमी मैदान में जो भी खिदमत कर रहे हैं, मेरा इन्विटेशन का भी यही मकसद था कि मुसलमानों को तालीम देना ये नोबल एक पेशा है, और मैं आपको तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐसे नोबल पेशे को इख्तियार किया और इस कौम को, इस मुल्क के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए आप लोग ने जो कंट्रीब्यूशन किए हैं उसका भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। क्योंकि जब कुरान शरीफ को अल्लाह जल्ल जलालहू ने दुनिया में उतारने का फ़ैसला किया और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार हिरा में तशरीफ़ फरमा थे, तो जब पहली आयत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर 7वां आसमान से आए तो वो था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यानी पढ़ो, एजुकेशन। ना पहले नमाज, रोज़ा, ज़कात, ईमान नहीं आया, बल्कि पहले कुरान की आयत तालीम से निस्बत रखने वाली आई। तो जब आप लोगों की मेहनतों से आंध्र प्रदेश के अंदर जब फिर कांग्रेस की सरकार 2004 में आई, तो हमने राशिद साहब ने मिलकर कहा कि भाई हम वही आयत को, कुरान की पहली आयत को इस स्टेट में हम अमल करेंगे। तो अमल करने में बहुत सारे दिक्कतें आए थे। इन दिक्कतों को एक के बाद एक हम हल करते हुए मंजिल की जानिब चले, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 सालों में जो 2004 से शुरू हुई, 5 में रुक गई, फिर 6 से शुरू हुई, तो तो 6 में से लेकर आज 2019 तक जारी है। दोनों स्टेटों में लगभग 25 लाख तलबा मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, MBA, MCA आला तालीम के अंदर हासिल करते हुए एक रिकॉर्ड इस स्टेट में कायम हो गया। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर हायर एजुकेशन में तालीम याफ्ता स्टेट कौन सा है तो पहला नंबर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का आ रहा है। सिर्फ वजह जो कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की जो पॉलिसी थी, हर मुसलमान को तालीम याफ्ता बनाना, जो कुरान का मैसेज था कि पहले तालीम से शुरू करना, तो वही तालीम से हम शुरू करे थे। तो इसमें हमारे लिए 2007 में
जब पहले 2004 में 56 दिन में हम ये देने के बाद जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के बेंच पे हम हार गए, 5 जजेस बैठे थे। फिर 5 जजेस बैठे बिलाल नस्की पास, वहाँ भी हार गए। उसके बाद उनके डायरेक्शंस के ऊपर, उनके ऑब्जर्वेशंस के ऊपर पीएस कृष्णन का नाम ऐसे आया था। मैं पीएस कृष्णन को इसलिए जानता था कि एक दफ़ा यहाँ पर आसिफ पाशा साहब भी तशरीफ़ फरमाए, हमारे दौरान खलीलुर रहमान साहब नहीं हैं, हाँ जफ़र साहब है यहाँ पर, हम सब मिलकर नेशनल बीसी कमीशन जब आया था, जब उनके मेंबर सेक्रेटरी थे, जब वीपी सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब आंध्र प्रदेश आया, जब मुझे याद था, तो उनके खिदमात को लेने के लिए कुछ लोगों ने मशवरा दिया था। फौरी राजशेखर रेड्डी साहब ने उनको गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का एडवाइज़र टू 5% रिजर्वेशन के ऊपर उनको एडवाइज़र मुकर्रर करें। और वो शख्स के बारे में जब हम एडवाइज़र मुकर्रर करें, जब उनकी उम्र 76 साल थी, लेकिन जोश और जज्बा 18 साल का था। कोई दिन ऐसा नहीं था कि अनिल दावे के 7 जजेस के जजमेंट 60 दिन चला, 60 दिन में अदालत खुलते सबसे पहले उन्हें बैठे हुए रहते थे। फर्स्ट बेंच पे, जो विजिटर्स बेंच पे बैठा हुआ रहता था आदमी, और एवरीडे नोट करके फिर हमको ब्रीफिंग देते थे, फिर हमारे जो वकला है उनको ब्रीफिंग। इसी तरीके जब सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में भी पहला, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोलते पहले कृष्णन रहते थे, वहाँ भी पूरे दिन अटेंड कर, एक दिन माइनस नहीं हुआ, करना, नोट बनाना, फिर हमारे पास लाना, फिर हमारे वकला के साथ बैठना। जब हमारे वकला की बहस शुरू होती तो उनको बीच बीच में चिट्ठी भिजाना। तो वो एक रियल एडवाइज़र थे, ऐसा नहीं कि यहाँ से बैठ के करने का, अदालत में बैठकर एडवाइस करते रहते थे, छोटी चिट्ठियाँ जो हमारे बहस करने वाले वकला को देते रहते थे। तो ऐसा शख्स का 9 दिसंबर को इंतकाल होने से, ये नवंबर में, तो मुझे समझा था कि क्यों ना इनकी खिदमत के एतराफ़ के तौर पर एक छोटा गेट टुगेदर करेंगे। जब मैं अभी जफ़र साहब ने कह रहे थे, तो उन्होंने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है शबीर भाई, कॉलेजेस की हद तक मैं बुला लेता हूँ, बाकी का आप देख लो। मैं बोला हमको कॉलेज वाले ही होना है पहले, क्योंकि वहाँ से तबलीग शुरू करेंगे तो वहाँ से शुरू करते हैं तो फिर बच्चों तक जाएंगी, वो शुरू करेंगे। तो इस साहब बैठे, फिर आसिफ पाशा साहब से मैंने बात किया, उन्होंने बोले यहाँ अलीगढ़ क्लब कभी भी होता, लेकिन वर्किंग डेज में थोड़ा सा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, अदरवाइज बहुत अच्छा इस तजवीज़ है आपकी, आप आगे बढ़िए बोले। तो बड़ी बुजुर्ग हसीयत है जो उन्होंने सबसे पहले फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब को लाकर यहाँ तालीम के बुनियाद डाले थे, तब आपने भी बात कही। तो वैसे इस तरीके से हमने, क्योंकि इससे पहले जो हमारे एडवोकेट अटॉर्नी जनरल थे गुलाम वाहनावती साहब, जो 2.5 घंटे बहस करे सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के, तो उनके भी इंतकाल पे हमने अलीगढ़ क्लब में आसिफ पाशा साहब के क़यादत में हमने कहा कि भाई इनका भी करना चाहिए। जो लोग हमारे लिए, हमारे रिजर्वेशन के लिए जो लोग खिदमत करे हैं, उनके एतराफ़ खिदमत का कभी गेट टुगेदर कर लेने से, 10 मिनट निकालने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन मुझे इस बात की शिकायत है, हमारे बड़े बड़े उलमा, हमारे अकाबरीन, हमारे एजुकेशनिस्ट मरते चले जा रहे हैं, लेकिन हम लोग उनके ताज़ियती जलसे में 20-25 से बढ़ के दिखाई नहीं देते। कल हमको भी मरना है, पता नहीं हमारे उसमें कितने लोग आते, लेकिन बता रहा हूँ मैं कि ऐसे हो जा रहा है कि हम भूल जा रहे हमारे उनके लोगों के खिदमत। उलमा में मौलाना आखिल साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे अंसारी रहीम अंसारी साहब थे, रहीम कुरैशी साहब थे। इसी तरीके से एजुकेशन के अंदर भी हमारे डॉक्टर वजारत रसूल खान साहब है, अमजद अली खान साहब थे, उनके और भी गुलाम अहमद साहब थे, तो और भी नाम लेते जाऊंगा तो बहुत है। तो ये लोग सब कॉलेजेस खोले, और इसको शाह आलम खान साहब हैं यहाँ पर, उनके पोतरे बैठे हुए हैं मुजाहिद। तो ये लोग अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी, लेकिन हमें कभी अफसोस होता है कि हम क्यों याद नहीं कर रहे हम लोगों को। वो लोग हमारे लिए सारी ज़िंदगी लगाए, हम उनके लिए वक्त देने के लिए तैयार नहीं हैं।
उसको मैं ये कॉन्सेप्ट रखा कि वो कोई मज़हब का मान होने वाला हो दो, हमारे लिए कुछ काम किया है तो हम उसके लिए कुछ वक्त निकाल के उनको खराज अक़ीदत कम से कम हमारा ज़मीन हमें मुतमईन करे। अरे भाई हम तो उस बेचारे की याद में हम तो हमारे लोगों को करें, यही मेरा मकसद था। इससे हट के अब वो तो मालूम हो गए, 6 साल में गुजर भी गए। अब उनसे उनकी बीवी भी शायद बहुत बीमार है, वो भी दिल्ली में उनका गवर्नमेंट का बेहतरीन क्वार्टर है उनका, गवर्नमेंट दिस हो। लेकिन मैं सिर्फ यही बताने के लिए था कि हम जिंदा कौम है, जिंदाओं को हम एहसानमंद, जो भी हम पे एहसान करता है वो हम एहसान फरमाश कौम नहीं, एहसान का बदला देने वाली कौम है, ये साबित करने के लिए ये मीटिंग बुलाया। और ज़्यादा मैं इसमें तकरीर करे बगैर मैं जनाब अहमद अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि एक के बाद एक वो पहले PS कृष्णन जी का बोलेंगे, मैं बीच बीच में मैं बोलते जाऊँगा। कि कौन कौन है यहाँ पर है, ये तो श्रीमती सोनिया गांधी है, क्योंकि इनकी इजाज़त से ही कांग्रेस के में 4% 5% रिजर्वेशन शुरू हुआ। और ये तो आर्किटेक्चर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब है, जो वाकई चाहते थे कि मुसलमानों में गुर्बत दूर हो। उसके बाद मैं हूँ, और उसके बाद एक IAS ऑफिसर है, वो भी बीमार है, उनके लिए भी दुआ करिए कि वो, उनका नाम है जन्नत हुसैन साहब। अगर वो भी चीफ मिनिस्टर के पेशे में होने से हमें काफ़ी सहूलतें मिले, इसलिए उनके लिए भी आप लोग ख़ास तौर पर जाते वक्त उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ करिए। जहाँ जहाँ भी नमाज में पढ़ेंगे उनके लिए सेहत के लिए दुआ करिए। ये लोग थे। तो आशिफ बच्चा पूछेगी ये किसकी फ़ोटो है, तो जन्नत हुसैन साहब है। ये 1956 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर से इनका ताल्लुक था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। इनका खास तौर से रिजर्वेशन का उसके बारे में आगे तफसील शबीर साहब बताएंगे। कई कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट जो हुए हैं अब तक, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का 65th अमेंडमेंट 1990, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs बना, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा। आज जो एक्ट है, बहुत पावरफुल एक्ट है, SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसमें इन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया। फिर अमेंडमेंट एक्ट 2015 में भी इन्होंने रोल प्ले किया। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स, इसमें इनका रोल था। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के 1990 में सेक्रेटरी रहे, और बहुत सी चीज़ें खासकर सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें, उनके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया। 1990 में रिटायरमेंट के बाद ये नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs के मेंबर रहे, फिर एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर रहे, एक्सपर्ट कमेटी ऑन बैकवर्ड क्लासेस 1993 में, फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 93 to 2000 जो है उसके मेंबर सेक्रेटरी रहे। खासकर जो मंडल कमीशन का हम जिक्र करते हैं, उसमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके अलावा बहुत से NGOs का, खासकर SCs, STs, माइनॉरिटीज, और इन लोगों को इन्होंने काफ़ी मदद की, हमेशा गाइड करते रहे। और 2007 में इनके जो सर्विसेज थे ये लीगली इतना पावरफुल थे कि लॉ के जो लूप होल्स होते हैं, जिसको एक्सप्लॉइट आमतौर पे किया जाता है अदालत में, रिजर्वेशन रिजेक्ट हो गया था। एक 4-5% पहले दिए थे, जो कोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद एक सिचुएशन ये था कि लीगली जो है वो बहुत खुल के हमारे सामने नहीं आएगी कि किन हालात में इन्होंने टेक ओवर किया था। Why we needed his services. जैसे अहमद अली ने कहा कि जब जस्टिस हम लोग 56 डेज के अंदर जब रिजर्वेशन जियो 33 के नाम पर देने के बाद कोर्ट में चैलेंज हुआ, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब के बेंच पे 4-5 जजेस थे, उनके नामों में अभी आ जाएंगे आपको। उन्होंने हमारा जियो को कलदम करार देते हुए ये कहा कि भाई आपके पास 3 वीक पॉइंट्स थे जिसको आप रेक्टिफाई करिए। पहले मुसलमान का वर्ड इस्तेमाल करें, मज़हब नहीं करना चाहिए आपको। मुसलमानों में जो सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनको आइडेंटिफाई ग्रुप्स करिए। उसके बाद उनको भी दे सकते हैं, नहीं देते हैं मुसलमानों को, जो आज तक लोग कह रहे हैं वो गलत है, देना चाहिए उनको भी, क्योंकि उनमें भी गुर्बत है। ये एक हमको छोटी सी रोशनी दिखी, नहीं तो अब तक जितने भी पूछते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, मगर इन्होंने वहाँ हमको एक रोशनी दी। फिर सेकंड पैरा में उन्होंने लिखा कि ये बैकवर्ड क्लास में जो मुसलमानों को मिला रहे थे, वेयर इज द BC कमीशन रिपोर्ट, इसमें है नहीं, आप करें।
जब हमारे एडवोकेट ने उठ के कहा साहब बीसी कमीशन को हमने पुट्टुस्वामी कमीशन को डाले थे, लेकिन उन्होंने 9 साल में 6 एक्सटेंशन लिए, लेकिन 1 पेज रिपोर्ट भी नहीं दी, वो भी आगे आएगा, तो फिर कमीशन डालेंगे, फिर वो 9 साल लेगा। तो नहीं, गवर्नमेंट को हम डायरेक्शन दे रहे कि 3 महीने में 2 महीने में कमीशन डालो और 6 महीने में कमीशन रिपोर्ट लेके आके गवर्नमेंट को सबमिट करना। तो हम लोग सर्च करते करते, हमारे जफर जावेद यहीं बैठे हुए, हमारे ये मुखफमजा कॉलेज के उसके अंदर एक हमारे को रिटायर्ड जज जस्टिस सुब्रमण्य साहब जब ही रिटायर्ड हुए, फ्रेश 8 दिन हो गए थे, हमने उनसे जाके अपनी अपील रखी, उनसे रिक्वेस्ट करे कि आपको हम जज ये कमीशन चेयरमैन बनाना चाह रहे, लेकिन हमारी ये मजबूरियां हैं, इसको आपका होना। तो पहली मीटिंग हम लोग मुखफमजा कॉलेज में लाकर उनकी गुलपोशी करे और उनसे हमारा कुछ माहदा हुआ। उसके बाद उन्होंने कमीशन चेयरमैन बने। फिर हम तैयारी करके और ये कहे कि भाई 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी के अंदर 50 पे लिमिट कर दी है, आप 51 हो गए। अब मौजूदा आंध्र प्रदेश में 46 है, SC ST BC मिलाकर, आपके 5 होने से 51 हो गया, आप एक कम करके 50 पे आओ। तो हम तीनों कंडीशन कंप्लीट करके फिर गए, असेंबली में बिल बना के गए, ऑर्डिनेंस निकाल के। जस्टिस बिलाल नस्की साहब बैठे, उन्होंने 5 जजेस थे, उन्होंने भी कहा कि भाई, मगर उसमें हाईकोर्ट में एक जजमेंट अच्छा करे जस्टिस सुरेश रेड्डी साहब, जो 2005 का जजमेंट, जो 4 में जो एडमिशन 5% तुम लोग दे दिए, उसको कंटिन्यू करो। गवर्नमेंट परेशान थी कि क्या करना, सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट करना, क्या करना, लेकिन उन्होंने खुद रिलीफ दे दिया। अब दे दिया, अब आगे नहीं जाना तुम लोग, जब तक कि मेरे पूरे कंडीशन पूरे ना हो। मगर अब जो जिसको भी 5% से रिजर्वेशन मिल गया, वो लोगों को जारी रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी पहली सीढ़ी कामयाबी हो गई। फिर बिलाल नस्की साहब बोले कि आप लोगों के रिजर्वेशन में सही तरीके से डाटा नहीं दे सके, डाटा कंप्लीट नहीं है, ये भी कैंसिल बोल के फिर उन्होंने भी हमारे एक्ट को चैलेंज कर दिए, एक्ट रिजेक्ट कर दिए। तब 2007 में हम बोले क्या करना। ऐसे टाइम पर ये कृष्णन नामी आदमी हमको मिले, उन्होंने कहा कि भाई, और उनकी इतनी नॉलेज थी। मैं कल हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के अयूब साहब जब मिले थे मेरे को, अयूब भाई मिलके मेरे को मुखालिफत कर रहे थे उन्होंने रिजर्वेशन की। तो मैं बोला एक दिन तुम कृष्णन से बैठे, तो कल मुझे बोले शबीर भाई आपका मिला। वाकई कृष्णन से मिलने के बाद मैं अपने आप को तब्दीली करा। मैंने तो कई आर्टिकल्स ऑलरेडी टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने अगेंस्ट में लिखा कि रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं चाहिए मुसलमानों को रिजर्वेशन। लेकिन आपके कृष्णन के मिलने के बाद आई एम टोटली चेंज होके फिर इसके बाद मैं 2-3 टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखा, आपके रिजर्वेशन मुसलमानों को कितनी ज़रूरत है। तो उन्होंने आके बोला कि भाई अभी आंध्र प्रदेश ABCD BC को 4 ग्रुप है, हम BC में मिला के एक अलग ग्रुप बनाएंगे, E ग्रुप, ताकि BC हमसे ना लड़े। क्या भाई हमारा हक मार लेके जा रहे तुम लोग, हमारे इसमें क्यों घुस गए, फिर वो तुम्हारे ऊपर कोर्ट पे जाएंगे। लिहाजा तुम्हारी हमारी लड़ाई न को, आपके 4 ग्रुप आपको सही सलामत, आपका 46 आपको सही सलामत, हम अपना अलग ग्रुप बना ले रहे E ग्रुप, उसमें हम 5 रखे थे, अब 4 कर लेते, हम एक कम करके 4 आते। तो बगैर झगड़े के मस्के से बाल निकले ऐसा बाहर निकल के अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 2004 में 1 साल नहीं आके वाकई के 4 से लेके 19 साल हुआ, तो आज 14 साल से ये रिजर्वेशन दोनों स्टेट में चल रहा। तो उसके जो सजेशन देने वाले, बिल तैयार करने वाले, ये पूरे कृष्णन थे। उन्होंने ये आइडिया निकाल के बोले कि भाई जजों को कुछ बताना है। अभी वहाब भाई मुझे पूछ रहे थे, शबीर साहब आपसे यहाँ थोड़ी नाइंसाफी हमारे साथ कि शिया ब्रदर्स को आपने निकाल दिए। थोड़े सैयद साहब भी मिलके बोलते शबीर भाई अच्छा बच्चा करे यारो, हम सैयदों में गरीब नहीं है क्या, अब तुम सैयद को निकाल दिए। थोड़े पठान भाई मिलके बोलते कि अरे क्या यार पठानों में गरीबा नहीं है क्या, पठान निकाल दिए। मैं बोला भाई पीछे खान लगाओ ना को तुम लोग, सब मोहम्मद लगा तो खत्म हो गई बात। वो बैठ गया, बोलो कि अब्दुल मोहम्मद शेख बोले तो BC बोलता हूँ, सैयद बोलते OC बोलता,
खान बोलते ओसी बोलता, मिर्जा बोले तो ओसी बोलता। अब वो पीछे के नाम हटाओ, क्या करते, मजबूरी है। तो ये काम करके आगे बढ़ो, सब सर्टिफिकेट अब मिल जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ हम क्या करें, इनका था आइडिया कि शेख को जब हम मिला रहे, शेख अकेला 70 to 75% अकेला है शेख, क्योंकि वो बहस में भी चली। शब्बीर साहब भी शेख है, असदुद्दीन अवैसी भी शेख है, अकबरुद्दीन अवैसी भी शेख है, सब शेख ही हैं। ये शेखा पीछे कैसे हो सकती है? तो कैसे माल वाले लोग हैं, दौलतमंद हैं, इनको कैसा मिला रहे तुम? तो हम शेख की पूरी हिस्ट्री रखे उन्होंने, महवली बादशाह का कैसा रिसर्च है वो तमाम रख के शेख को बीच में लाए, क्योंकि हर एक को, हजाम को पेशा है, खसाब को पेशा है, चमड़े वाले को पेशा है, हर एक हमारे भाई को एक पेशा है, दर्जी को पेशा है, मगर शेख को पेशा नहीं है। अल्लाह बोले भाई शेख का पेशा कौन सा है बताओ? तो यूनो बताया निकाल के कि भाई ये शेख का पेशा ये है, शेख को जंगल में गया तो लकड़ी काटता, बीड़ी का पत्ते का सीजन है तो बीड़ी का पत्ता लेता, हमाल का काम है तो हमाल करता, समंदर के बाजू में तो मच्छी पकड़ता। तो शेख को कोई एक काम पे नहीं है, शेख हर काम करता, उसका नाम ही शेख है। ये थ्योरी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रखे उन्होंने इसका तैयार करे बैकग्राउंड, शेख कैसा आ सकता। तो हम लोगों में से हम क्या करें, कैसे लाना बोल के अरब को रखे, अरब कोई ज़रूरत नहीं है, ईरानी, नवायात, मैमन, इस्माइलिया, ऐसा सब रखे जिसमें वो लोग तो नहीं लेते, लेकिन वाकई सैयद, पठान और हमारे शिया भाइयों को कुछ कुछ नुकसान हुआ है। बेशक कोई बड़ी चीज़ हासिल करते वक्त छोटी चीज़ों की कुछ चीज़ कुर्बानी देना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग थोड़ी बहुत कुर्बानी दिए, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। ये कंसेप्ट देने वाले कोई और नहीं थे, ये पीएस किशन का था। दिसंबर में हम लोग इलेक्शन जा रहे थे, विजय भास्कर डी सीएम थे, मैं माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर था। तो एलूर में एक सदस्य हुआ कापूस जो मुद्रागड्डा पद्मनाभम में आज भी, वो जब भी दरवाजे बंद करके लॉक करके वो धरना पे बैठे हुए थे, उनको धरना से निकालने के लिए एक टीम भिजा है हेलीकॉप्टर में हमारे को देख के, जिसमें रघुवीर रेड्डी और माई सेल्फ, हमारे दिवाकर रेड्डी को ऐसी टीम भिजा है, मैसूरा रेड्डी साहब को, कि जाके उनको धरने पे सौटा। उन्होंने कंडीशन लगाया कि अब जो एलूर सदस्य में कापूस को बैकवर्ड क्लास में डिक्लेयर करे तो मैं धरने पे से उठूंगा, न वरना मैं मरे दम तक, यानी मरण व्रत जो है मेरी जारी रहेंगी। तो हमने विजय भास्कर रेड्डी साहब को, जब तो मोबाइल फ़ोन नहीं थे, टेलीफोन पे बात करे तो उन्होंने बोले नहीं, एश्योरेंस दे दो, एलूर सदस्य में हम कापू को रिजर्वेशन देंगे। उसके बाद देखो कुछ चीज़ों की, मैसूरा रेड्डी साहब हैदराबाद उतरते क्या बोले, तुम सीधा मेरे साथ सीएम के साथ जाएंगे, चलो। गए, वो बोले कि साहब कापू को तो हम मान लिए, मुसलमान नहीं पूछ रहे, बल्कि कोई शब्बीर पूछ रहा है, इनको मुसलमानों को भी ऐड करो बोल रहे, उसे मुसलमानों को भी ऐड कर देंगे। तो विजय भास्कर रेड्डी बहुत खुश होकर बोले लगा पहला नाम मुसलमान का। तो यहाँ जो जीवो 31 हमारा निकला, ये उसका जीवो था, जो अगस्त 25 1994 के अंदर बैकवर्ड क्लास का जीवो। उसके अंदर जो कम्युनिटीज़ को हम लिखे, फर्स्ट मुस्लिम, कापू, तेलंगा, बलेजा, ओंटेरी, आयकर, कासी, पत्रा, ये 14 लोगों का ये फर्स्ट जीवो है, जीवो 25 अगस्त को विजय भास्कर रेड्डी साहब एलूर सदस्य जो हुआ था वहाँ डिक्लेरेशन में देने के बाद पब्लिक मीटिंग में अनाउंस करे। यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। लेकिन इसके 3 दिन के बाद पुट्टस्वामी कमीशन, ये है जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी कमीशन, इनका क़याम करके इनको यह बोला गया कि भाई ये 14 लोगों में इस मुसलमानों को, कापू को कितना कितना परसेंटेज दे सकते, ये आप फिक्स करके हमको बताओ। ये अगस्त में हुआ, नवंबर में इलेक्शन हुआ, दिसंबर में रिजल्ट आया और हम दिसंबर में बहुत बुरा हार गए। सिर्फ हमको 16 सीट आए और 26 सीट कांग्रेस को आए और एन.टी. रामाराव साहब को 2/3 मेजॉरिटी के साथ, बहुत भारी अक्सरियत के साथ उन्होंने जीता। फिर 8 महीने तक सीएम रहे। उसके बाद उनके दामाद होटल वाइजरा में सारी कलें उनको स्टेप डाउन करे, ये वो सीएम बन गए। उस बीच में ये बर्फदान में चलेगा, जीवो 30 सब कोई, मुस्लिम, कापू, तेलंगा, भले पूरे के पूरा सीन से हट गए। और पुट्टस्वामी कमीशन साहब मज़े में एंजॉय करते रहे
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करे। जब 2004 में फिर कांग्रेस आई, यानी 10 साल के बाद, एग्जैक्ट 10 साल, 9 साल, 9.5 साल, फिर हम वहां से फिर शुरुआत क्या करें। ये जस्टिस पुट्टुस्वामी मिशन, नॉट ए सिंगल लाइन रिपोर्ट इन 7.5 ईयर टर्म में एक वर्ड भी नहीं लिख के दिया बेचारा, अल्लाह उसको कहाँ रखा के। ये जो रिजर्वेशन की कोशिश है 94 यानी ऑलमोस्ट 29 इयर्स, ये जो कोशिश है इसके पीछे एक बैकग्राउंड था कि रिजर्वेशन मुसलमान उस वक्त जो फसादात थे, जो हालत थी मुसलमानों की, ये देखने के काबिल है। मौकूफ में नहीं थे। लेकिन हिस्ट्री अगर हम रिजर्वेशन की देखें तो हिस्ट्री तमिलनाडु में 1831 से इसकी हिस्ट्री चलते हुए आ रही। तमिलनाडु 1831, केरला 1875, मैसूर 1895, कोल्हापुर 1902, मैसूर 1990। छोटे छोटे राजा थे। तो ब्रिटिश इंडिया में मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिला था फर्स्ट 1925 में मिला था और अदर कम्युनिटीज को 1932 में। और खुद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें बहुत क्लियर प्रोविजन है मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का। आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) प्रोवाइड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द सिटीजन। सेम आर्टिकल 15(4) है जो एम्पावर्स द स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसके अलावा आर्टिकल 16(4) भी है। साथ ही एक माइनॉरिटी रिपोर्ट प्रेजेंट हुई थी और जो लोग शायद बहुत कम लोग जानते हैं, ये लोकसभा की वेबसाइट पे पूरा माइनॉरिटी डिबेट भी है और ये रिपोर्ट भी है। कभी आप लोग ऑनलाइन आप लोग सर्च कीजिए इसको। ये 1947 में 8 अगस्त 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश की थी, जहाँ पे मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन बाज़ाब्ता पेश किया गया था। इसमें एक चीज है कि साथ क्रिश्चियंस को और मुसलमानों को रिजर्वेशन होना है, मगर इत्तेफाक से उस दौर के जगह मुस्लिम कायदीन जो पार्लियामेंट के बहुत बड़े मुखर्रिर थे, हसरत मोहानी साहब की, आप पार्लियामेंट के अंदर जाके देखिए, उन्होंने सख्त मुखालिफत करी थी कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और मौलाना आज़ाद साहब ने भी रिजर्वेशन करता, उन्होंने भी इसकी मुखालिफत करी थी कमेटी के अंदर कि नहीं होना। मगर सरदार पटेल ने पता नहीं क्या था, उन्होंने रिजर्वेशन की तायद करी। एक तारीख है, उसको कोई नहीं कर सकता, पार्लियामेंट डिबेट में अभी भी मिल सकता है। उसके बाद पहला बीसी कमीशन बना था, कालेलकर कमीशन, जिसमें वास्तव से मुसलमानों के ताल्लुक से ये जनवरी 29, 1953 को बना, मार्च 30, 1955 को रिपोर्ट सबमिट हुई। उसमें एक जो स्पेसिफिक पॉइंट था, मुसलमानों में बैकवर्डनेस को एडमिट किया गया था ऑफिशियली 55 में। ये आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन में मुस्लिम्स में जो ओबीसीज हैं, ऐसे 82 सोशल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया था मंडल कमीशन में। उसके बाद डॉक्टर गोपाल सिंह कमेटी आई थी जो 1980 में आई। इसमें भी मुस्लिम्स एंड नियो बुद्धिस्ट उनको रिकॉग्नाइज हुआ था कि दे आर एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज। ये 80 गोपाल सिंह कमेटी के बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम बना था। और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव गांधी, इन्होंने रिकमेंडेशन किए थे कि मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है एजुकेशन में और जॉब्स में वो बढ़ाया जाए। उसके बाद सचर कमेटी, तो 2006 की बात है, उससे पहले हम 2004 का कहते हैं। लेकिन एक जो मुसलमानों की बैकवर्डनेस को लेके काम होना था, काफ़ी पहले से हो रहा था। और जब शब्बीर साहब जो स्टार्ट किए थे, वो एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर गया और जो रिजर्वेशन था वो एग्जैक्टली बैटल की शक्ल में आ गया था। अब ये 2004 में वापस कांग्रेस पार्टी फिर पावर में आई। सच्चर का कॉन्स्टिट्यूट हुई 2007 में, लेकिन हम लोग 2004 से ही रिजर्वेशन देना स्टार्ट करें। हम 3 साल आगे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सच्चर कमेटी से भी 3 साल हम आगे हैं। लेकिन गोपाल सिंह, ये जो कमेटी आई थी, गोपाल सिंह कमेटी ने अपने रिमार्क्स में आंध्र प्रदेश के बारे में लिखा, वो रंगनाथ मिश्रा 10% मुसलमानों को रिजर्वेशन का रिकमेंड करते हुए आंध्र प्रदेश के बारे में उन्होंने लिखा कि एक ही स्टेट है कंट्री में जहां इस्टेब्लिश है, यहाँ डिपार्टमेंट और मिनिस्टर इस्टेब्लिश है और कहीं नहीं है। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि कैसा ये महकमा कैसा कायम हुआ। विजय भास्कर रेड्डी साहब सीएम है, जय भारत रेड्डी साहब चीफ सेक्रेटरी है, जो कड़पा के हैं जय भारत रेड्डी साहब। तो मैं गया जाके बोला, साहब मैं मिनिस्टर हूँ
लेकिन मेरे बुलाने पे एक सेक्रेटरी भी नहीं आ रहा। अच्छा कैसा नहीं आ रहा? तो मैं बोला माइनॉरिटी कमीशन है जीएडी में। जीएडी का सेक्रेटरी बोलता है कि मैं सीएम के साथ बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं डिप्टी सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी को भेजाता हूँ। मेरा उर्दू अकाडमी है एजुकेशन में, एजुकेशन बोलता है कि हमारा वो दौर में 1400 करोड़ का बजट था और हमारा बजट था 3 लाख रुपए का। अरे 3 लाख वास्ते कहाँ से आते भाई, हम बाजू में हटाओ, उन्होंने नहीं आए। उसके बाद औकाफ बोर्ड हमारा रेवेन्यू में था, रेवेन्यू 2000 करोड़ का डिपार्टमेंट, मगर हमारे पास हमारा बजट था 98 लाख का, हमारा बजट था, तो 1 करोड़ अंदर वाले हम लोग। उसके बाद आपका माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्री सेक्रेटरी भी नहीं आता था। तो मैं सीएम को जाके बोला साहब, विजयभास्कर रेड्डी साहब को, एक तो उम्र का उनका मेरा बहुत डिफरेंस था, उन्होंने जब भी 70 के ऊपर थे, मैं जो सो 31-32 साल में मैं था, तो मोर देन हाफ से ज़्यादा डिफरेंस था। अब वो कभी कभी बैठे भी नहीं बोलते थे, खड़े खड़े सुनते थे बात हमारी, और उनको समझते थे ये बच्चे क्या बोलते मर। लेकिन चीफ सेक्रेटरी बेचारा जवाहर रेड्डी, ले सर शब्बीर जो बोल रहे हैं उसमें कुछ हकीकत है बोले, ఏంది అయితే మీరు इधर కూర్చొని మాట్లాడరా उन्होंने 1 मिनट में फैसला कर देते थे। आसिफ पाशा सब अच्छा जानते हैं, 1 मिनट में फैसला, तुम दोनों मिलकर डिसाइड कर लेके आ जाओ। फिर हम 15 दिन में कैबिनेट में लगा के बोले कि भाई 1 अम्ब्रेला, एक छतरी के नीचे सारे महकमे में आना, हमको एक डिपार्टमेंट बनाओ। वो कैसा डिपार्टमेंट? जैसे रेवेन्यू है, फाइनेंस है, इंडस्ट्री है, वैसा हमारा भी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाओ। तब जवाहर रेड्डी साहब ने कैबिनेट में लगाए 93 में, और वहाँ पर द फर्स्ट हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का वजूद आया, कैबिनेट हुई। उसके बाद 94 में रोशिया साहब, उन्होंने बजट में हमारा 3 करोड़ से हमारी ये स्टार्ट हुआ। हमारा पहला बजट 1994 में, जो पहले बताया रोशिया साहब ने, बजट में माइनॉरिटी वेलफेयर। उसके बाद बजट के ऊपर डिस्कशन रहता, तो हम मैं ऐसे भी 3 साल मिनिस्टर रहा, लेकिन एक दिन भी मेरे को सवाल आया, जवाब आया, बैठे हुए रहते, शेरवानी पहन लेना, जाना असेंबली में बैठना, तो कोई मुशायरा या कोई उर्दू की किताब का इफ्तिताह करना, वापस आ जाना, काम ही नहीं था। जब महकमा हमारा बना, हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी सौदागर अनवर साहब हमारे पहले सेक्रेटरी बने, तो वहाँ से हमारा महकमा शुरू हुआ, और 3 करोड़ के बजट से जाकर आज दोनों रियासतों को मिला है तो लगभग 3000 करोड़ का बजट दोनों रियासतों का है। तो 3 से शुरू करें 3000 करोड़ तक है। सॉरी, ये जो जिक्र आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन, जो हाँ, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, बैटल जो रिजर्वेशन का था, ये शुरू हुआ, इसमें मुख्तलिफ अलग अलग मराहल यहाँ पे तय करना पड़ा। पावर में यहाँ पे आने के बाद 2004 में 58 डेज में यहाँ पे जियो इशू हो गया था। इम्पोर्टेंट है। 15 दिन जो है 20 डेज जियो आने के लिए लगे। उसके बाद में जो प्रोसेस था सब मिला के 58 डेज में इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। उसके बाद ये जाके अटक गया कोर्ट में। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का जो ब्रीफ ऑलरेडी शबीर साहब किए गए, जो रीजंस है उनके जजेस के नाम, तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का जजमेंट था जहां पे रुक गया। उसके बाद फिर बीसी कमीशन को 18 नवंबर 2004 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। फिर अगेन जस्टिस बिलाल नस्की, यहाँ पे भी आके रुक गया मामला। यहाँ पे 11 जून 2007 में पीएस कृष्णन जो है, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, रिपोर्ट ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड गिव रिकमेंडेशंस। इसके बाद से मुस्लिम रिजर्वेशन आज तक नहीं रुका। ये रिपोर्ट के बेसिस पे बीसी कमीशन की एक रिपोर्ट तैयार हुई, और जितने रिकमेंडेशंस पीएस कृष्णन के थे एक हिसाब से कॉपी पेस्ट हुए थे बीसी कमीशन में, यानी 100% एक्सेप्ट वहां पे हो गए थे। और इसकी वजह से इसको चैलेंज नहीं कर सके, और ये एक ऐसा फाउंडेशन प्रूफ हुआ इनकी रिपोर्ट कि अब रिसेंट में 12% रिजर्वेशन की ये जो कोशिश चल रही थी, सुधीर कमीशन की रिपोर्ट में यहाँ पे कोर्ट बाज़ाब्ता किया, one of the grounds on which the Andhra Pradesh court has struck down the Muslim Community Reservation Act 2005 is that the total percentage of reservation exceeded 50% with addition of 5% for the Muslim community। ये जो सजेशन था 5% से 4% करने का, ये भी सजेशन पीएस कृष्णन का था। उसके बाद बीसी कमीशन के अपने हियरिंग्स हुए, और ये हियरिंग्स के बेसिस पे पीएस रिपोर्ट ऑफ पीएस कृष्णन वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट था बीसी कमीशन की रिपोर्ट का। ये बेसिस पे 14 कम्युनिटीज को रिजर्वेशन मिला, और ऑर्डिनेंस नंबर 5 ऑफ 2007 आया। फिर
GOMS नंबर 23 इशू हुआ और ये लीगल बैटल अलग अलग उसमें चलते रहा। हाई कोर्ट में जाने के बाद ये 13 अगस्त 2007 को असेंबली में इसका बिल पास हुआ। ये एक एक्ट बना बाज़ाब्ता और जो ब्रेकअप अभी शबीर साहब ने पूरा बताया कि BCs के 29% उनका रिजर्वेशन हुआ और ये ब्रेकअप हुआ। ये देखने का है कि पहले ब्रेकअप ये कि 80-15%, ST 6, BC 19, ये 46% होता। ग्रुप A 7 उनका ही यानी 29 में, ग्रुप B 10, ग्रुप C 1, ग्रुप D 7, ग्रुप E मुसलमानों के लिए 4। इस तरीके से ये बैकवर्ड क्लास वालों का ये बना के ब्रेकअप सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, यानी जब असेंबली के अंदर बिल पास हुआ, ये बिल पे डिबेट 1.5 दिन चली। कुछ जमातें जो हमारे मुस्लिम चैंपियन बोल के कहते हैं वो लोग सख्त एतराज़ करें। उनका ये दावा था कि भाई तुम दियो तो सारे मुसलमानों को दो, मुसलमानों में ग्रुप बंदी, मुसलमानों के अंदर फ़िरक़े, ये सब नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जुल विदा में कहा था कि आज के बाद कोई ग्रुप्स नहीं है, सब एक है, इसीलिए हम इसकी मुखालिफत कर रहे। उन्होंने असेंबली में भी मुखालिफत करे, कौंसिल में भी मुखालिफत करे, इसके बावजूद भी हमने बिल पास किया अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रुप भी इस तरीके से ये 13 अगस्त 2007 को बिल असेंबली में पास हुआ। अब ये मुख्तलिफ लीगल जजमेंट्स का अगेन फिर जस्टिस अनिल डावे का जजमेंट आया जहाँ पे ये मामला रुका। 7 जजेस का था अनिल धावे, 7 जजेस के थे अनिल धावे के साथ। यहाँ से लीगल बैटल चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में गया, जहाँ पे 26 फरवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पे हमको स्टे मिला। नहीं, मार्च में मिला। मार्च 25 मार्च 2010 को वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिला और स्टे फिर रिवर्स लो। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट दिन है, ये नहीं 25 ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पास द फॉलोइंग इंटरिम ऑर्डर 25 मार्च 2010। ये हमारी तारीख का वहाँ के रुके हुए हैं, इसी के ऊपर अभी तक हमारा दुकान चल रही है। मुसलमानों का रिजर्वेशन दोनों रियासतों में, ये इम्पोर्टेंट जजमेंट है जिसको जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बालाकृष्णन साहब के KG बालाकृष्णन, उनके साथ 2 जजेस थे, उनका है। तो उन्होंने कहा कि हम इंटरिम तो दे दिए, अब रिजर्वेशन जारी रखो, लेकिन जब हाई कोर्ट में 7 जजेस बैठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर ओवरकम करने के लिए 5 जजेस बैठना पड़ता, 7 को 5 बैठना पड़ता। आसिफ पाशा साहब तो एडवोकेट है मशहूर, तो उस 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता। जैसा अभी बाबरी मस्जिद पे 5 जजेस बैठे, तो 5 जजेस बैठना, 5 बैठने के लिए तो 2 साल के बाद 2012 में अनिल धावे भी वन ऑफ द मेंबर की हैसियत से, जिसमें ये जजेस थे, देखिए नाम पड़ेगा जजेस का, अनिल धावे फर्स्ट में। तो अनिल धावे साहब का रहने थे। मैं हमारे रिकॉर्ड एडवोकेट और सलमान खुर्शीद साहब से मैं अपीयर होके एक केस फाइल कराया कि अनिल धावे यहाँ के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे और ये मुकदमे में भी उन्हीं चीफ थे। तो एक जगह पे एक जजमेंट देने वाला फिर दूसरी जगह वो जज नहीं बैठ सकते, ये कानून में है। इमीडिएटली ये बर्खास्त हो गया, यानी 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच खत्म हो गया। फिर उसके बाद सेकंड बेंच बना, जिसके अंदर अनदर बेंच कंपैरिजन ऑफ द चीफ जस्टिस TS ठाकुर, जस्टिस फ़कीर मोहम्मद, इब्राहिम खलीफा, जस्टिस शारदा अरविंद बोर्डे अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस है, और जस्टिस R भानुमति एंड जस्टिस उदय उमेश, ये बेंच बैठा। बैठने के बाद 2 हियरिंग हुए। फर्स्ट हियरिंग में आंध्रा से एडवोकेट आए, तेलंगाना से कोई नहीं आए। हमने यहाँ पर आके काउंसिल में KCR साहब से भी पूछा कि भाई हमारा वकील ही नहीं है वहाँ पर। उसके बजाय हम इमीडिएटली जब भी सलमान खुर्शीद साहब का मेरे पर्सनल इंटरव्यून से उन्होंने आके कहा कि भाई अब 2 रियासतें बन गए हैं, आप तेलंगाना गवर्नमेंट को नोटिस सर्व करो, उनको भी आके इसमें एडमिशन ले लो। तो वो एक टाइम मिल गया। वो एडमिशन तेलंगाना गवर्नमेंट को नोटिस देने के लिए 3 महीने में फ़कीर मोहम्मद खलीफा साहब का रिटायरमेंट हो गया। तो फिर ये बेंच डिज़ॉल्व हो गया।
अब कोई बेंच बना नहीं, किस्म तो मुसलमानों के अच्छे है कि वो कंटिन्यू 2 दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना और 2 दफ़ा भी वो डिज़ोल्व हो गया। अब नया बेंच कब बनता नहीं मालूम, जब भी बनेगा हमारी हेयर होंगी। अब तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल से में ये हमारा रिजर्वेशन तो जारी है। ये इम्पैक्ट ये हुआ कि 2004 से जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, बीच में शायद 1-2 साल रुका भी, एक साल रुका, उसके बाद से जो लगातार एवरेज जो सीट्स है, ये एवरेज सीट्स का अगर हम देखें, डॉक्टर्स का 225 शायद ज़्यादा है, जो कि उसके बाद सीट्स बढ़े भी, इंजीनियर्स 9023, बीटेक, बीफार्म, एमबीए, एमसीए, एमटेक, एमफार्म, बीएड, ये सब कोर्सेज, हायर एजुकेशन, ये सब एवरेज है। और आई एम श्योर कि ये नंबर जो है, क्योंकि हर साल सीट्स में इजाफा होता है, ये नंबर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो पढ़े, अगर हम ये एवरेज भी देखें तो आज 4% रिजर्वेशन की वजह से 15 लाख से ज़्यादा, 15 लाख से ज़्यादा ये नंबर है, लेकिन कम से कम रफ एस्टीमेट 20 से 25 लाख लोगों का इसमें फ़ायदा हुआ। अब ये डॉक्टर कृष्णन की जो रिपोर्ट थी, ये उनकी बेसिस पे इतना सब अचीवमेंट हुआ, और इनका जो फाउंडेशन था उसमें सुधीर कमीशन में बाज़ाब्ता हुआ कि ये फाउंडेशन पड़ गया, 9 to 12 करना ईजी हो गया अगली गवर्नमेंट के लिए। जहां गवर्नमेंट की तरफ से 4% की एक कोशिश हुई, जैसे मुसलमानों की तालीमी तरक्की में काम हुआ, वैसी प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी शख्सियात हैं जिन्होंने काम किया। आपका तवज्जो कि पहला प्राइवेट सेक्टर में आंध्र प्रदेश कंबाइंड स्टेट में इंजीनियरिंग कॉलेज उन बुजुर्गों को लाए, आज उनकी भी याद करते हैं और उन अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उसमें जनाब अमजद अली खान साहब, जो जिनके वालिद मोहतरम हमारे ज़फ़र जावेद के वालिद मोहतरम हैं, जनाब गुलाम अहमद साहब, जनाब निज़ामुद्दीन अहमद साहब है, जो डॉक्टर मर्री चन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, वो भी कांग्रेस की सरकारी थी। जब फर्स्ट मुस्लिम इंजीनियरिंग कॉलेज मुखफमजा कॉलेज आया तो मुसलमान बोलते कांग्रेस क्या कर रही, कांग्रेस जब से कर रही। आपका भी एहसानात है, क्योंकि जब ये नांदल्ला भास्करराव की गवर्नमेंट नीचे ऊपर चल रही थी, उस टाइम के ऊपर, अब हमारे दरमियान में नहीं है, वज़ारत रसूल खान साहब एमएलए भी थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी गवर्नमेंट का हम मदद करते, लेकिन हमको इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज का एसेंशियल सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल किए, जिसमें अवैसी साहब भी तो लीडर ऑफ दी, वो उनके पार्टी के थे, तो उन्हीं के मंजूरी से हुआ। तो उस गड़बड़ में वो जो 29 दिन की सरकार में हमको 2 सर्टिफिकेट मिले, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये जब की बात है। अब आते हैं डॉक्टर वज़ारत रसूल खान साहब। वाकई इनकी जितनी भी तारीफ करे कम है कि इनकी यही जस्तजू रहती, शब्बीर मुझे एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना है, मैं मिनिमम 70,000 बच्चों को यूनिवर्सिटी में मैं देखना चाह रहा हूँ। और उन्हीं की कोशिशों से हमारे साथ मिलने के बाद हमने मुसलमानों को, ये हमारे 9 साल के कांग्रेस के पीरियड में 2004 से 2014 तक 6 मुस्लिम मेडिकल कॉलेज दिए हैं, 6 मुसलमानों के लिए। पहला कॉलेज शादान, उसके बाद वीआर की वुमेन वज़ारत रसूल खान वुमेन मेडिकल कॉलेज, निमरा मेडिकल कॉलेज, फातिमा मेडिकल कॉलेज, उसके बाद आयन मेडिकल कॉलेज, शाज मेडिकल कॉलेज। 6 कॉलेजेस कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी ने दी है, ये इसको मत भूलिए। अब 6 में 5 चल रहे हैं, निमरा विजयवाड़ा में, कड़पा में फातिमा, तेलंगाना के अंदर दक्खन को छोड़ के वो पुराना दौर था। उसके बाद भी हमने 6 मुस्लिम मेडिकल कॉलेज दिए हैं, जो 150 सीट्स में। तो आप अंदाज़ा लगाइए, 6 मेडिकल कॉलेज के 6-150 बोले तो 900 सीट हो गए। पहले का दक्खन के मिला तो 1100 सीट हो। इसी तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज 56, और उसमें कंट्रीब्यूशन में पॉइंट इज गवर्नमेंट शुड गिव ओपन। इससे बीच में जब हम इतने कॉलेजेस दे रहे थे तो फिर कैसे करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर रूल है कि माइनॉरिटी के कॉलेजेस के अंदर मिनिमम 70% मुस्लिम्स होना और 30% गैर मुस्लिम होना, कहीं 65% है, कहीं 60 है। लेकिन हमारे पास उतने सीट्स जब इमीडिएटली फिलअप नहीं हो रहे, हम तो कॉलेजा तो दे दिए। उसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ज़फ़र जावेद साहब का विंडो 2,
जो काउंसलिंग लगाए उनकी पूरी टीम को भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि गवर्नमेंट के अंदर पैरेलल लगाया। उसके बाद जफर जावेद आके बोले शब्बीर भाई सीटां बच गए। कितने बच रहे? 4000 इंजीनियरिंग सीट बच गए। फिर कैसा करेंगे? नहीं 60 के बजाय उसको 50% कर दो, हम ऑर्डर निकालेंगे 50 के ऊपर इंजीनियर सीट। फिर आए, क्या हुआ? नहीं विंडो तीसरा कई को और 2000 सीट बच गए। बोले क्या करेंगे? 45% लगाओ, 45%। उसके बाद 40। तो इस तरीके से 40% मार्क्स के ऊपर जो फर्स्ट क्लास, मेरे को ये थर्ड कब आया? मैं 68% एमपीसी स्टूडेंट होके मुझे इंजीनियरिंग में सीट नहीं मिली। जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर उस्मानिया में अप्लाई करा तो मैं 68% लाने के बाद भी नहीं मिला और एमपीसी का स्टूडेंट था। तो हम जाके बीकॉम में चले गए, इधर करे उधर जाके हम लोग कॉमर्स में बैंक में नौकरी करेंगे बोल के तो चले गए। लेकिन बैंक में नौकरी जाके किधर बनना था, अल्लाह ताला कहाँ ले जाना था, ला लिए। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने ये तमाम कॉलेजेस मिलकर खामोशी के साथ ये कहे। तो मैं राशिया साहब को जाके बोला, साहब कॉलेजा तो दे दी हम बच्चे कहाँ मिलेंगे? इसीलिए ये 3-4 साल के लिए कंसेशन दो, हमेशा के लिए नहीं। वी वांट ओनली टेम्पररी। जिस तरीके से बिल कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में हुआ कि दलितों को 10 साल के लिए, लेकिन अब 70 साल से देते हुए आ रहे, हर 10 साल एक्सटेंशन दे रहे। तो हम भी वही बोले कि साहब एक 2-3 साल के लिए इनको कम दो। उसी पर एक बात बोल के ख़त्म करते मेरे मामले को कि एक चीफ मिनिस्टर साहब बार बार, अभी मौजूदा सीएम साहब मेरे पूछते रहते थे, क्या शब्बीर क्या कॉलेजा दे दिए तुम लोग? अरे तुम लोग पोल्ट्री फार्म में कॉलेज, डेयरी फार्मों में कॉलेज, तुम्हारे बच्चे ऑटो रिक्शा चला रहे इंजीनियर। मुझे लोग आके बोले तो शर्म आ रही, मेरा सिर झुक जा रहा, इंजीनियर हमारा ऑटो चला रहा। मैं बोला साहब कब तक रिकॉर्डिंग चलाएंगे आप? ये वर्डिंग टू वर्डिंग आप बोल रहे सो बोल रहे। अगर किसी ने मुर्गी खाने में या भैंसों के उसमें कहीं 1-2 लगाया होगा, कहीं गलती से हुकूमत दे दी होगी, उसको बंद करो। लेकिन उसके नाम पे आप 50-55 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दे रहे, बीएड कॉलेजें बंद कर दे रहे, डीएड कॉलेजेस बंद कर दे रहे, आप पुलिस को लगा के बंद करा दे रहे। ये तो हक नहीं है। बोला हमको वक्त दो साहब। एक आलाजात का आदमी 70 साल से भाग रहा, घोड़ा रेस में भाग रहा। हम अभी पैदा हुए, 2004 की पैदाइश है हमारी। अब पैदा होते हमारे को बोले भागो, बोले तो कैसा भागेंगे? उन्हें कॉन्वेंट में पढ़ के, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ के, इंग्लिश में पढ़ के आया। हम उर्दू मीडियम से सरकारी स्कूलों में से झटके खा के नीचे आए। अभी आते हमारे को इंजीनियरिंग सीट मिली और इंजीनियर बोले कि उनके बराबरी करो तुम। तो हम नहीं हो सकता, आपको एक जनरेशन का गैप देना पड़ता। बोला कितना? मैं बोला मिनिमम आपको 20 से 25 साल का गैप दो। जब हम कैसा भगाते रेस में, हमारी स्पीड क्या तेजी रहती है हम बताएंगे, पर आप हमसे तवक्को मत रखो, आप उनको मत करो। जो कांग्रेस सोची थी उसको हम दिए कॉलेजेस बोलकर, आप रिवेंज मत लो, उन कॉलेजों को आगे बढ़ने दो। उनको बात करे थे डेयरी फार्म पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म पोल्ट्री फार्म बंद करो। इस तरीके से उनके कॉलेजें बंद कर दे रहे। आज कई कॉलेजें बेचारे बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाए, फिर भी वो किस्मत वाले, वो कॉलेज कम हो गए तो ज़मीना ज़्यादा लेने से आज जो बच गए थोड़ा बहुत लोग ज़मीन की मार्केट वैल्यू आ जा रहे से कुछ चले गए। तो इस तरीके से KM आरिफुद्दीन साहब का भी नाम लिए बगैर रह सकता हूँ मैं कि प्राइमरी लेवल में जो एजुकेशन को, मदीना एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड, जो अब तक हमको खाली ये मालूम था सेंट पॉल, सेंट आंस, ग्रामर यही मालूम होते थे। हम कंपटीशन गाँव से आके हज़ारों रुपये दे के बच्चों को एडमिशन के लिए मरते थे। अरे भाई हमारे बच्चे को सेंट पॉल होना, ऑल सेंस होना, सेंट आंस होना हो। लेकिन KM आरिफुद्दीन साहब के वाकई आज सब लोग तालियों के गूंज में उनका भी इस्तकबाल करेंगे कि उन्होंने प्राइमरी लेवल, ये लोग तो हायर एजुकेशन में, प्राइमरी लेवल में भी आके मदीना पब्लिक स्कूल लाकर उनके बराबरी में लाए। ये भी उनका कंट्रीब्यूशन है। मगर हम भूल जा रहे ना। परेशानी ये है कि जो लोग अपने आप को वक्फ कर दिए, अपने आप की ज़िंदगी लगा दिए, उन लोगों को हम याद करने से महरूम हो रहे। इसीलिए आज सबको याद दिलाने के लिए ये प्रोग्राम लगा कि श्री कृष्ण का छोटा ही आदमी है, लेकिन मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर कोई हमारे लिए एक खतरा पसीना बहाए तो हम हमारा खून बहाने के लिए होना, ये वो कौम है, उसके उल्टा नहीं जाना। Number one point is government should give open permission to the medical colleges in the state of Andhra Pradesh, especially in these 3 regions, Kurnool, Nellore, Vijayawada, like that way.
and they should consider giving permission for starting minority university, which is again help the community and we can develop the community in a proper and perfect manner. साहब का पहले बोल दिया था मैं, जो नीचे जो है जन्नत हुसैन IAS रिटायर्ड, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी राज सेक्रेटरी साहब के थे। उन्होंने एक ही वाक़या में बयान करके मेरी भी तकरीर सबकी ख़त्म। अब हम कुछ लोग हमारे साथ हमारे तासरात में शेयरिंग करेंगे। तो जन्नत हुसैन साहब हम दोनों CM के मीटिंग में रहते थे शाम के टाइम पे, तो इफ्तार का टाइम हो गया, हम साइलेंट एक को एक इशारा करके बाहर निकल जाते थे। वो GAD वाले हमारे बाहर इफ्तार तैयार रहता था, कभी अखबार डालिए कभी कुछ भी डालिए, बिछा ले, नमाज हो जाती थी, फिर हम जाके जैन हो जाते थे। तो जब हमारा रोस्टम होना है कि कौन सा क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन निकलना क्या था, तो पब्लिक सर्विस कमीशन नोटिफिकेशन निकलने से पहले हमारा रोस्टम फिक्स नहीं हुआ, तो फिर 3 साल तक गए। 20-25 हज़ार जॉब्स का रिजर्वेशन था, पुलिस में SI का और इंजीनियर्स का 20 से 25 हज़ार का रिजर्वेशन था। तो राजशेखर जी बोले कि भाई इसको 3 दिन तो हम रुका सकते, उससे बढ़ के नहीं, तुम क्या करते 3 दिन में फाइल क्लियर करके लाओ। अब जन्नत हुसैन साहब हम बैठे तो 14 डिपार्टमेंट्स को जाना, लॉ डिपार्टमेंट जाना है, GAD को जाना है, कई डिपार्टमेंट जाना। हम लोग इफ्तार करके ऐसा बैठे हुए फाइल आ गई जन्नत साहब का। जन्नत साहब बोले शबीर भाई 28 साल हो गया मेरे इस महकमे में मैं काम करते हुए एज IAS ऑफिसर, मेरी ज़िंदगी में तो कोई फाइल 14 डिपार्टमेंट से दस्तखत होके 48 घंटे में आए, सो मेरी तारीख में तो मैंने देखा 48 दिन हुए तो भी नहीं आती फाइल। मैं इसको अल्लाह की मदद है जी, ये फाइल को आपका मेरा छोड़ो, इस फाइल को अल्लाह की मदद है। ये वर्ड मेरे को आज भी याद रहता है, उनका वर्ड था, ये नहीं बोले कि मेरी तारीफ तुम्हारी, नहीं बोले, बोले अल्लाह ताला का क्रेडिट है, ये अल्लाह ताला का इस फाइल पे मदद है, वरना ये 14 डिपार्टमेंट से फाइल निकल के रोस्टम फिक्स होके आता है। रोस्टम यही होता 19 पे एक सीट, 22 पे एक सीट, जो मुसलमानों का रोस्टम होता वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ये जन्नत हुसैन साहब का कारनामा है। तो फिर एक दफ़ा जन्नत हुसैन साहब बहुत बीमार हैं, उनके लिए भी सेहत के लिए आप सब लोग दुआ कीजिए। खुशी की बात है कि शबीर साहब ने अपने मोहसिनों को याद किया, बिलखुसूस एक ब्राह्मण IAS ऑफिसर जिन्होंने बड़ी मदद की, उन्होंने तफसील से मुझसे टेलीफोन पर बताया, और वो कैबिनेट में ऑनेस्टली उस ज़माने में मैं कीनली ऑब्ज़र्व करता था कि ये डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर का रोल अदा करते थे, और फिर बड़ा बेबाक मुस्लिम लीडर की हैसियत से, क्योंकि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स बड़े लिबरल रहे कांग्रेस के, लेकिन उनसे कोई ख़ास काम नहीं ले सके हम लोग, ठोस काम नहीं ले सके। अगर ठोस काम हुआ है तो राजशेखर रेड्डी साहब के ज़माने में शब्बीर साहब की कोशिशों से, क्योंकि कोई आदमी देना भी चाहता है तो कोई लेने वाला भी तैयार हो, वो काम शब्बीर साहब ने किया। मेरा नाम सलीम पाशा है। रिजर्वेशन 4% रिजर्वेशन की अहमियत हम जैसे जो विलेज बैकग्राउंड से आते, हमको इसकी वैल्यू क्या है हमको मालूम है। मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 4% रिजर्वेशन के बेनिफिट कैसा यूज करा, वो सक्सेस स्टोरी क्या है। मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में MA पॉलिटिकल साइंस करा, B.Ed करा, LLB करा, LLM कंप्लीट करा। अब मैं हाईकोर्ट में एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब 4% रिजर्वेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तो स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, ओपन में आना था मुस्लिम्स के लिए, रिजर्वेशन नहीं थी, ओपन में सीट कामयाब करना था। कहीं चंद बच्चे आते थे। आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज और कैंपस सब मिला के आउट ऑफ 10,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर रिजर्वेशन में 400 स्टूडेंट्स कैंपस को आते, और उसमें ओपन में भी थोड़े जुड़े हुए, तो अपनी मैन पावर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बने चुकी है रिजर्वेशन के 4% रिजर्वेशन से। और आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आर्ट्स कॉलेज जो निजाम सरकार बनाए आर्ट्स कॉलेज के सामने,
4% रिजर्वेशन से पहले एक मुस्लिम, चारों मुस्लिम बच्चे टोपी लगा के भी नहीं ठहर सकते थे। आज वो रिजर्वेशन के वजह से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बच्चों की मैन पावर बढ़ के आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आर्ट्स कॉलेज के सामने इफ्तार की दावत, मिलादुन नबी और 17 हॉस्टल्स है उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। 17 हॉस्टल में, हर एक हॉस्टल में मुस्लिम बच्चों के लिए एक रूम फैसिलिटी आ गई। वो रूम में बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, हर चीज हो रहा। ये 4% रिजर्वेशन का इम्पैक्ट है। और कई लड़कियां आज विलेज बैकग्राउंड से आके, बिलो पॉवर्टी से आके आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी हासिल कर रहे हैं। लड़कियां, लड़कों का छोड़ो, लड़कियां पीएचडी हासिल कर रहे हैं आज। ये सिर्फ 4% रिजर्वेशन के नाम पे हुआ। इसलिए हम शब्बीर भाई को हम शुक्र अदा करते हैं। हम कई बार शब्बीर साहब के घर को जाके हम शुक्रिया अदा करते थे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के तरफ से। साहब, आपके वजह से, आपके फाइटिंग के वजह से 4% रिजर्वेशन आया। हम जैसे गांव वालों को मालूम, खेड़े गांव वालों को ये रिजर्वेशन क्या है, क्योंकि मेरे फादर एक बोर मैकेनिक है। मेरे फैमिली में उस्मानिया यूनिवर्सिटी तक आके डिग्री, हमारे खानदान में पीजी करे से कोई भी स्टूडेंट नहीं था, सिर्फ मैं करा। क्योंकि इतना दूर आके मैं इतने कोर्सेज कंप्लीट करा। ये सिर्फ 4% रिजर्वेशन का जो इम्पैक्ट है, ऐसे कई लाखों के बच्चे हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी और तेलंगाना में। इसलिए शब्बीर साहब को मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ। ये इम्पैक्ट और एक 5 साल 10 साल के बाद मालूम होता, क्योंकि मेरी जूनियर है लॉ कॉलेज में, मैं उस्मानिया कैंपस के लॉ कॉलेज में पढ़ा। रुबीना है नाम लड़की का, उन्होंने सिविल जज बने। आज कम्मम में उन अपॉइंट हुए, कई जजेस बन रहे, डॉक्टर बन रहे, हर चीज है। हमारे वाइफ भी LLB LLM BCE रिजर्वेशन में करे। इंशाल्लाह उन्हें 2 बार जज के वास्ते लिखे, अब तीसरी बार अब एग्जाम आने वाला है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो 4% रिजर्वेशन के तौर पे उन्हें जज भी बनेंगे। ये 4% का रिजर्वेशन है। ये मौका दिया शब्बीर साहब को, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।